नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज दिन भर आज तक पर आपको दिखाएंगे। कर्मयुद्ध से लेकर धर्म युद्ध तक यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। पार्टियों ने 2022 की लखनऊ की लड़ाई के लिए कमर कस ली है। एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां उद्घाटन पॉलिटिक्स जारी है, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के लिए बलरामपुर पहुंचे, जिसके साथ ही यूपी में उद्घाटन पॉलिटिक्स एक बार फिर तेज हो गई। पानी की कमी कभी बाधा न बने। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। फीता लखनऊ से दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो लगा। यूपी में सियासी बादल गरज रहे हैं। जंग अब मेरे विकास और तेरे विकास की है। जंग ज्यादा विकास और कम विकास की है। मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस से चली आ रही श्रेय लेने की लड़ाई बलरामपुर तक पहुंची, जहां पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर फीता काटने की होड़ का आरोप लगाया। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पीएम ने तंज मारा तो अखिलेश भी कहाँ चुप रहने वाले थे। लड़ाई अब फीता कैंची पर शुरू हो गई। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा है लगातार। 5 दशकों में 13 प्रधानमंत्री बदल गए। योजना करोड़ों से अरबों तक पहुंच गई। अब जंग कितने कार्यकाल में कितना काम हुआ की है। इस परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक रूप से कार्य का प्रारंभ किया गया। बीजेपी का दावा है कि इस पर 2017 तक सिर्फ 52% कार्य हुआ। 4 साल में बाकी बचे 48% काम को पूरा कर दिया। ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। 1978 में जब परियोजना शुरू की गई थी, तब 78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाद में परियोजना का कई जिलों में विस्तार हुआ और बढ़ते बढ़ते इसकी लागत 9,802 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है, जो यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिन नदी जोड़ी गई है। इस परियोजना में 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसका इंतजार लंबे समय से इस इलाके के किसानों को था। यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक अखिलेश और योगी सरकार के बीच आरोप का सिलसिला जारी रहा है। आज जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स की उपलब्धियां गिनाई, तो अखिलेश भी चुप नहीं बैठे। भारतीय जनता पार्टी
के तमाम नेता हैं जो अभी भी रट रहे हैं कुछ चीज़ें, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं, पिछले कई दिनों से रट रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो, इस तरीके से हज़ारों बस कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे हों कि बस कहाँ से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं पूरे प्रदेश में। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी, इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर, हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है। मौसम चुनावी है, मुद्दा विकास का है। तोहफों की बारिश हो रही है, लेकिन हर तोहफे के साथ सियासत का पिटारा खुल जाता है। आज तक ब्यूरो। अब बात लालू प्रसाद यादव के परिवार में मची मामा भांजे की जंग की। तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन दोस्त को अपना जीवन साथी बनाया तो ये बात परिवार के कुछ लोगों को नागवार गुजरी। मामा साधु यादव तेजस्वी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे तो अब तेजस्वी के बचाव में पूरा परिवार आ गया है। तेजस्वी के कॉलेज का प्यार शादी तक पहुंचा। लालू के घर बहू रानी आई, क्रिश्चियन रसेल गोहिंडो। लालू परिवार में शामिल होते ही राजेश्वरी यादव हो गई। लेकिन परिवार के कुछ लोगों को बहू का क्रिश्चियन होना हजम नहीं हुआ। तेजस्वी के मामा साधु यादव भड़के हुए फूफा जैसे नजर आने लगे, जिन्होंने तेजस्वी पर सीधा हमला शुरू कर दिया। या आप जादव को माइनस करके, आपको जादव से प्रेम था, आपको जादव को वोट चाहिए, जादव को बिहार में आप बोलते हैं कि 21% जादव है, जनगणना होना चाहिए। तो जब जातीय तोड़ना था तो फिर जनगणना का कहाँ सवाल है। नंबर 1, आप बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार में विपक्ष के नेता हैं, 13 करोड़ बिहार की जनता है और जनता का आप पर भरोसा था, विश्वास था, उम्मीद था। तो सबके उम्मीद और विश्वास पर आपने पानी फेर दिया। आपने बहनों को शादी जो है जादव में किए, अपनी शादी जो है क्रिश्चियन धर्म के लड़की से शादी कर रहे हैं। हमारा समुदाय जो है, हमारा जो यदुवंशी जादव जो भाई है, हिंदू समाज है, इसको कबूल नहीं करता है। 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने दिल्ली के फार्म हाउस में अपने कॉलेज की दोस्त को अपना जीवन साथी बनाया, जिसमें कई करीबियों को बुलाया गया। इस लिस्ट में साधु यादव का परिवार शामिल नहीं था। राबड़ी देवी की परछाई बने रहने वाले राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का 2009 से ही लालू परिवार से विवाद चल रहा है। भाई बहन के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं। इस बीच साधु यादव को तेजस्वी की शादी की जानकारी मिलने पर वे मीडिया के सामने जमकर अपनी भड़ास निकालने पहुंच गए। तो वोट चाहिए जादव के, शादी करेंगे हम, गरीब जादव के लड़की का उधार नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियन को करेंगे, हाई फाई को करेंगे। तो आप जाइए हाई फाई से वोट लीजिए, वहाँ जाके क्रिश्चियन के वोट मांगिए, चंडीगढ़ में जाइए, केरल में जाइए। बिहार में कहाँ है कुछ? पुरानी मित्र रही है उनकी? नहीं, कोई पुरानी मित्र वगैरह नहीं है, ये गलतफहमी है। तो विधानसभा में जब क्वेश्चन विपक्ष के लोग, जदयू और भाजपा के लोग जब तस्वीर वायरल करके उठा रहे थे कि कौन है, तो आपने क्या बयान दिया था? आपने बयान दिया था कि हम क्रिकेट खेलने गए थे तो बहुत लोग सेल्फी फोन ले आया था, उसमें ये भी है। तो इतना दिन क्यों छुपा कर रखे? जब मामा ने बहू रानी पर सवाल खड़े किए तो भांजे भड़क उठे। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने तो बिहारी अंदाज में मामा को चुनौती दे डाली। रुख हम आवतानी बिहार, त गर्दा उड़ावतानी तोहार, बुढ़ बुजुर्ग बाढ़, तनिक औकात में रहल सीखा, पजामा से बाहर आवल के कोनो जरूरत नहीं खे। तेज प्रताप का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने साधु यादव के खिलाफ कुछ प्रदर्शन की तस्वीर डालकर एक बार फिर हमला किया। हमारी माँ बहनों की इज्जत को सरेआम बेइज्जत करने वाले उस कंस को मेरा खुला निमंत्रण है कि मैदान में आके कर ले 2-2 हाथ।
या अगर औकात है तो सामने से सीधा खड़ा होकर ही दिखा दे। क्या आप कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बेफिक्र हैं और क्या आपने कोरोना नियमों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है? अगर ऐसा है तो खबरदार हो जाइए, क्योंकि 24 नवंबर को पहला केस पाए जाने के बाद ये वेरिएंट अब तक भारत समेत दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि ये वेरिएंट तेजी से और भी देशों में फैलेगा। इसीलिए आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से सावधान रहना चाहिए। भारत में ओमिक्रॉन के 33 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से आधे अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 में से 7 केस महाराष्ट्र में मिले। इनमें से 3 केस मुंबई में पाए गए, जो तंजानिया, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से लौटे थे। बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ में पाए गए, जो हाल ही में एक ओमिक्रॉन संक्रमित नाइजीरियाई महिला से मिले थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 मरीज मिले, जिनमें से 4 का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 1 मरीज को अभी सिंगल डोज लगी है। इन नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं, जिसमें से 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र समेत देश भर में जितने भी ओमिक्रॉन संक्रमित के मामले मिले हैं, उनमें मामूली लक्षण पाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ओमिक्रॉन को लेकर पूरी गंभीरता बरत रही है। बीएमसी ने कई सारी टीमों को धारावी में तैनात किया है, वो रैपिड टेस्टिंग भी कर रही है। इसके चलते अब मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे मुंबई शहर में लगा दी है। आपको बता दें, इस धारा का उल्लंघन किसी ने किया तो सख्ती से कार्रवाई मुंबई पुलिस कर सकती है। जो मुख्य कारण इसके बताए जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा तो है ही, लेकिन AIMIM की एक बहुत ही बड़ी रैली आज मुंबई में होनी है, जिसके लिए मुंबई पुलिस ने पहले ही परमिशन नहीं दी थी। इसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी और AIMIM के कई सारे जो कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं और इसका जो सीधा खतरा है वो कोविड केसेस के चलते हो सकता है। दूसरी अगर जो बात करूं तो संजय राउत ने अपशब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया है, तो बीजेपी भी आज मुंबई में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करने वाली थी। तो कई सारे ये जो कारण है जिसके चलते मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे शहर में लगा दी है। देश में भले ही ओमिक्रॉन के सिर्फ 33 ही केस सामने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना के प्रति लापरवाही अब सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन रही है। हमने सबने मास्क पहना, खूब पहना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level and unacceptable level and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, बस खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बेहद खतरनाक है, जिससे तीसरी लहर आ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के 2 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना की R वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू 0.95 है। 5 राज्यों तेलंगाना, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मिजोरम में R वैल्यू अभी भी 1 से ऊपर है। देश में मिजोरम में R वैल्यू सबसे ज्यादा है, जहां लगातार 3 हफ्तों से R वैल्यू 1 से ऊपर बनी हुई है। कर्नाटक में 1 हफ्ते के दौरान R वैल्यू 0.94 से बढ़कर 1.09 हो गई है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी R वैल्यू बढ़ी है। R वैल्यू ये बताती है कि कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, और ओमिक्रॉन की संक्रमण फैलने की शक्ति डेल्टा से कई गुना ज्यादा है।
जब डेल्टा वायरस आया था और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था तो हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली थी उसमें 5 और 6 के बीच में R0 वैल्यू थी 5.6। इसका मतलब ये था कि डेल्टा से संक्रमित व्यक्ति 5 या 6 लोगों को एक समय में संक्रमण दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ये उसकी इन्फेक्टिविटी का मापदंड है, मारक क्षमता का मापदंड नहीं है। जैसे कि अब ये ओमिक्रॉन आया है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट डेल्टा वायरस से 5 गुना ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं R0 वैल्यू इसकी 30 होगी। ये गलत नहीं होगा कहना। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन संक्रमण में बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होते, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में हर दिन सामने आने वाले नए इन्फेक्शन की संख्या पिछले 3 हफ्तों के दौरान दोगुनी हो चुकी है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन में रोजाना आने वाले कोरोना केस में आधे ओमिक्रॉन वेरिएंट के होंगे। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन 50 में से 19 राज्यों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत में भी ओमिक्रॉन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। ओमिक्रॉन के डर के चलते उत्तर प्रदेश में चिंताएं बढ़ गई हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये कोविड कमांड सेंटर, यहाँ का लखनऊ डीएम ने बड़ी बैठक ली है, इसमें कई डिसीजंस लिए गए हैं, जिनमें 50 मीटर यानी 50 मीटर के दायरे तक अब मिनी कंटेनमेंट जोन रहेगा, जहां पर भी केसेस पाए जाएंगे बांस बल्लियों के बजाय रिबन से घेर दिया जाएगा घर को। संबंधित संक्रमित के घर के अगल बगल वाले मकान दायरे में होंगे, सभी की जांच कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, रिपोर्ट आने तक ये निगरानी रहेगी। पॉजिटिव व्यक्ति पृथकवास में रहेगा, नियम तोड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और यदि पॉजिटिव व्यक्ति नजर बचाकर बाहर निकला तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल से कोरोना की तीसरी लहर को परखेंगे, यानी कि जब ऑफिसर्स मॉक ड्रिल पर निकलेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं आया है, पर जिस तरह से बैठकें चल रही हैं, मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ